हेलो बच्चों। आज जो है हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, देखो इंग्लिश मीडियम की क्लास ऑलरेडी चल रही है हमारे चैनल पर। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कक्षा 12 का जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय, विज्ञान का प्रथम अध्याय जो है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ये स्टार्ट करने वाला है बेटा। यहाँ पर हम पुष्पी पादपों के बारे में भी बात करेंगे, लैंगिक प्रजनन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हो समझो। देखो इसके अंदर नीट प्लस क्लास 12, नीट और क्लास 12 दोनों को साथ में मिला के पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। जो बच्चा क्लास 12 की तैयारी करता है ना, वो नीट की तैयारी तो करते ही है साथ में, राइट। तो क्लास 12 के बच्चों के क्लास 12 की भी तैयारी हो जाए, उसके साथ नीट की भी तैयारी हो जाए, ऐसे मिलके कंबाइंड सिलेबस चला रहे हैं हम लोग, है ना। कंप्लीट सिलेबस होगा। अभी अपना नीट 2026 टारगेट पे है कि नीट 2026 वाले टारगेट, उसको टारगेट पे लेके चल रहे हैं। नो डाउट 25 वाले में भी यूजफुल है, पर 26 को लेकर हम टारगेट कर रहे हैं। तो देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादप, पुष्प क्या है? पुष्प क्या है? सबसे पहले बात करें कि पुष्प है क्या है बेटा। तो देखो पुष्प जो है, देखो आवर्त बीजियों का एक आकर्षक अंग है। क्या लिखा है हमने यहाँ पर? आवर्त बीजियों का एक आकर्षक अंग है। आवर्त बीजी हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था विकास के दौरान कि सबसे पहले एल्गी आई थी। कौन आएगा? एल्गी। एल्गी से किसका विकास हुआ था? ब्रायोफाइटा का, ब्रायोफाइट्स पादप का। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में लिखूंगा, बाकी सब कुछ हिंदी में लिखूंगा, है ना, टेंशन फ्री। ब्रायोफाइट से क्या आया था? टेरिडोफाइट्स। हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है हमने? 11th क्लास में। टेरिडोफाइट से किसका विकास हुआ था? जिम्नोस्पर्म का विकास हुआ था, है बेटा। और जिम्नोस्पर्म से बने थे हमारे पास एंजियोस्पर्म। इसी एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम है आवर्तबीजी पादप, एंजियोस्पर्म। और जो ये एंजियोस्पर्म है ना, इसी के अंदर सिर्फ पुष्प देखने को मिलते हैं। किसके अंदर देखने को मिलते हैं? एंजियोस्पर्म, या जो आवर्तबीजी जिसको कहते हैं, सिर्फ इसी के अंदर पुष्प देखने को मिलता है, सिर्फ इसी के अंदर पुष्प देखने को मिलता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि पुष्प होता क्या है और पुष्प क्यों बनता है क्या पुष्प? बनता क्यों है? तो लोग पुष्प की खेती करते हैं, क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे गलत शब्द गया, ये नहीं, इसको जगह आप लिखोगे फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर सब लिखोगे, गलत शब्द प्रिंट हो गया है। नोट्स बनाते हुए गलत छप गया है, कोई बात नहीं। फ्लोरिकल्चर, और यहाँ पे लिखा हुआ ये भी थोड़ा गलत है, या पुष्पकृषि। फ्लोरिकल्चर या पुष्पकृषि कहते हैं। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर या पुष्पकृषि। ये सब ठीक है। पुष्प होता क्या है? क्वेश्चन अभी भी यही है कि पुष्प क्या है। बताओ पुष्प क्या है। देखो पुष्प क्या है, अलग अलग लोगों के लिए इसका मीनिंग अलग अलग है। एक भक्त का पुष्प से मतलब है अपने भगवान का श्रृंगार करने का साधन। एक भक्त पुष्प को अपने भगवान का श्रृंगार करने का साधन मानता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का श्रृंगार का साधन मानता है। सफेद पुष्प शांति का प्रतीक होता है ना। तो गुलाबी पुष्प प्यार का प्रतीक होता है। येलो पुष्प फ्रेंडशिप का प्रतीक होता है। तो लोगों ने अलग अलग पुष्प को अपनी भावनाओं के साथ जोड़कर, लोगों ने क्या किया? अपनी भावनाओं के साथ जोड़कर उस पुष्प का महत्व निकाल लिया है और अपनी भावनाएं प्रकट करने का पुष्प का एक साधन बना दिया है। अपने आप को सजने धजने के लिए पुष्प को एक साधन बना दिया है लोगों ने, क्योंकि पुष्प के अंदर अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग तड़कीले भड़कीले पुष्प होते हैं। तो किसके अनुसार पुष्प क्या है? हमें उन लोगों के अनुसार नहीं। अगर एक साइंस का स्टूडेंट है या एक साइंस का व्यक्ति है, जो साइंस का जो व्यक्ति है, उसके लिए पुष्प जो है पादपों के लैंगिक प्रजनन का स्थान है। किसका है? पादपों के लैंगिक प्रजनन का स्थान है। अब देखो सबका अपना अपना मतलब है। भक्त भगवान को अर्पित करता है, प्रेमी प्रेमिका को अर्पित करती है, महिलाएं अपनी सुंदरता के लिए पुष्पों का हार पहनती है, पुष्पों को अपने सिर में सजाती है। सबका अपने अपनी जगह। लोग पुष्प से इत्र बनाते हैं, है ना। तो पुष्प का अपना अपना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग महत्व है। लेकिन हमारे लिए उसका महत्व क्या है? हमारे लिए पुष्प पादपों के लैंगिक प्रजनन का स्थान है। क्या है? हमारे लिए पुष्प पादपों के लैंगिक प्रजनन का स्थान है। पुष्प जो है क्या है? लैंगिक प्रजनन का स्थान है। ठीक है। तो पुष्प का निर्माण कैसे हुआ?
अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो देखो समझना, आपको याद होगा कि आप जब छोटे थे तो आपके छोटे स्कूल के अंदर, छोटे की आजकल भी आते होंगे, स्कूल के अंदर ऐसा आ, एक कागज का रोल बनाते हैं, एक आते हैं जादूगर, एक किताब बेचने के लिए आता है जो कागज का रोल बनाता है, उसमें फिर ऐसे दबाता है तो पुष्प बन जाता है, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, ठीक है। ऐसे कैसे, ये जो एक कोई पादप की टहनी है, पर्रो है, क्या है, पर्रो है, ये नोड से ब्रांच, पत्तियां निकलती है, क्या निकलती है, पत्तियां निकलती हैं, ये नोड है, नोड, ये यहां से पत्तियां निकल रही है ना बेटा, ये पत्तियां निकल रही। अब अगर मैं इसको ऐसे दबा दूं, संघनित कर दूं, क्या कर दूं, संघनित कर दूं, दबा दूं, संघनित कर दूं, तो क्या होगा, ये सारी पत्तियां पास पास आ जाएगी। भाई अगर मैं इसको ऐसे दबा रहा हूं तो पत्तियां पास पास आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। तो पत्तियां जब सब पास पास आ गई तो सारी पत्तियां पास पास व्यवस्थित हो जाएगी ना। तो इस प्रकार पत्तियां पास पास व्यवस्थित होकर एक फूल का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है, ये देखो इस फूल का रूप ले लेती है। ये सारी पत्तियां ही हैं, ये सारी पत्तियां व्यवस्थित होकर फूल का रूप ले लेती है। देखो ये जो मेल वाला पोर्शन है इसे मेगास्पोरोफिल कहते थे पहले। पहले क्या कहते थे, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, फिल मतलब पत्ती, मेगा, सॉरी माइक्रो, मेल को, फीमेल को बोल देते मेगास्पोरोफिल, फीमेल को, और मेल को माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो, माइक्रो मतलब लघु, लघु स्पोरपर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल, लघु स्पोरपर्ण, ये बोलते थे पहले। धीरे धीरे सारे पास पास आ गई और फिर एक फूल का निर्माण करते। चलो ये अगर शब्द आपको माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल अगर समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन ना, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, आराम से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बार क्या हुआ, आपके एग्जाम की बात बता रहा हूं, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, याद आ रहा है आपको? शुक्रवाहिनी विच्छेदन, अंडवाहिनी विच्छेदन। तो पेपर के अंदर आया वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में क्या अंतर है। बच्चों ने बोला सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। मैंने कहा कैसे, बोले वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी है ही नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं है, अंडवाहिनी विच्छेदन शुक्रवाहिनी विच्छेदन नहीं है क्या? है सर। तो शुक्रवाहिनी विच्छेदन और अंडवाहिनी विच्छेदन मंत्री तो पूछा है, तो बच्चों ने हिंदी शब्द याद किया। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी में याद करने जरूरी हैं, जरूरी थोड़ी आपको उसकी स्पेलिंग ही याद करनी है। तो इसमें यहाँ पे एल्गी लिखा ना, ये अभी आपको ऐसे एल्गी लिखो, ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा हिंदी में लिखो, स्पेलिंग याद करनी जरूरी नहीं है। पर कुछ शब्द अंग्रेजी में याद करने जरूरी, वो मैं अंग्रेजी में लिखूंगा क्योंकि वो अंग्रेजी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। तो पादप, पुष्प क्या है, पुष्प एक संघनित या रूपांतरित पर्रो है। पुष्प क्या है, आप लिख सकते हो रूपांतरित, रूपांतरित, रूपांतरित पर्रो है। पुष्प एक रूपांतरित पर्रो है जो कि पादप में लैंगिक प्रजनन का स्थान है। पुष्प एक रूपांतरित पर्रो है जो कि पादप में लैंगिक प्रजनन का स्थान है। ठीक है बेटा, अब सुनो, लैंगिक प्रजनन का स्थान है तो पुष्प के बारे में सुनो। पुष्प होता क्या है, पुष्प क्या होता है, इसके साथ ये भी समझ लेना लैंगिक प्रजनन, उसके बाद में बात करेंगे लैंगिक प्रजनन क्या है। तो पुष्प क्या होता है समझ लो। पुष्प जो होता है, अगर हम पुष्प की डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो देखो पुष्प में सबसे नीचे की ओर फूला हुआ एक भाग होता है। क्या होता है, फूला हुआ एक भाग होता है, क्या बोलते हैं उसे, एक सबसे नीचे की ओर जो फूला हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं पुष्पासन। उसको थैलेमस भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, पुष्पासन या थैलेमस। ठीक है, इस पुष्पासन के ऊपर सबसे बाहर की ओर सबसे बाहर की ओर क्या होते हैं, बाह्य दल। एक अकेला है तो बाह्य दल, और सब मिला के पूरा साइकिल जो पूरा मिलके क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। सामान्यतः हरा कलर क्या होता है, और इसके अंदर दल होते हैं। बाह्य दल के अंदर क्या होंगे बेटा, दल होंगे, दल लाल कलर के होंगे।
इसके अंदर क्या होंगे, दल होंगे, लाल कलर के होंगे। ठीक है, इस दल के अंदर क्या होगा, इस दल के अंदर जो है पुंकेसर होंगे। और इसके बीच के अंदर और क्या होगा, सबसे नीचे फूला हुआ एक पोर्शन होगा। इसके ऊपर एक ऐसी पतली नली जैसी संरचना होगी और इसके ऊपर ऐसा स्वेलिंग फूला हुआ पोर्शन होगा। सीन बना, इसको वापस और फूला हुआ पोर्शन, पतली नलिका और नीचे मटके जैसे आकार का अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर होंगे अंडक। ठीक है बेटा, तो देखो समझना, ये पुष्प के भाग है। पुष्प कुछ इस प्रकार का, आप चाहो तो उस पुष्प को कुछ ऐसा भी बना सकते हो। ऐसा अगर आपसे नहीं बने, जरूरी नहीं कि आप ऐसा बनाए। इसका दूसरा रूप यहाँ बना देता हूँ ऊपर, ऐसा भी बना सकते हैं। थैलेमस, और थैलेमस के बाहर की ओर सबसे पहले बनाया बाह्य दलपुंज, फिर उसके बाद में दलपुंज, स्टेमन और फिर कार्पल। ऐसा कैसा दूसरी ओर भी बना दे, बन जाए पुष्प। तो फूल के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले नंबर एक सबसे नीचे होता है पुष्पासन। क्या होता है बेटा, पुष्पासन। इस पुष्पासन के जो नीचे जो डंडी होती है ना बेटा, ये वाली डंडी, इसको वो क्या बोलेंगे हम, पुष्प व्रंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको पुष्प व्रंत बोलेंगे। एक एक चीज समझना, एक एक चीज को बाद में अलग से और देखेंगे। पुष्प व्रंत क्या बोलते हैं, पुष्प व्रंत, इसी को स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, या इसको पेडिकल भी कहते हैं। आपको अलग अलग जगह पे ये अलग अलग चीज लिखी हुई देखने को मिल सकती है। इसको सामान्यतः बोलते हैं पुष्प व्रंत। और ये जो सबसे बाहर के और ग्रीन कलर के हैं, इसे क्या कहेंगे, बाह्य दल। और अगर पूरा चक्कर है तो बाह्य दलपुंज। देखो बेटा, एक एक शब्द याद रखना, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, आरबीएसई वालों के प्रैक्टिकल में है, सीबीएसई वालों के नहीं है। ठीक है ना, ये दल ना बेटा। तो ये जो फूल के अंदर आप देखोगे, पुष्प के अंदर अगर आप देखोगे, तो दो तरह का, अभी तक मैंने जितने नाम लिखे हैं ना पुष्पासन के ऊपर, क्या क्या है, बाह्य दल और दल, ये दोनों जो है हेल्प करते हैं। और जो पुंकेसर और स्त्री केसर जो हैं, वो मुख्य कार्य करते हैं। तो जो पुष्प होता है ना बेटा, देखो 2 मिनट इसको समझते हैं, इधर वापस आते हैं इधर। पुष्प जो होता है बेटा, पुष्प, इस पुष्प में 2 तरीके के अंग मिलेंगे आपको। पुष्प में 2 तरीके के अंग मिलेंगे, एक आवश्यक अंग, आवश्यक अंग, और दूसरे को बोलेंगे सहायक अंग। आवश्यक अंग को मुख्य अंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अंग भी। दूसरे को बोलेंगे सहायक अंग। सहायक अंग कौन कौन से होंगे, ऑफकोर्स बाह्य दल और दल होंगे, और कौन से होंगे, ऑफकोर्स बाह्य दल होंगे और दल होंगे, 2 ही होंगे। एक तो होगा बाह्य दल और दूसरा होगा दल। पूरे चक्कर को बाह्य दल पुंज क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। आप चाहो तो लिख सकते हो, पूरे चक्कर को बोलते हैं बाह्य दल। भाई एक सिंगल को तो बाह्य दल, और जो पूरा चक्कर है फुल और के चारों, उसको बोलेंगे बाह्य दल पुंज। इसको अंग्रेजी में और दूसरा शब्द और बोलते हैं इसको, है ना बेटा, कई बार अंग्रेजी में पूछा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज को कैलिक्स, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैलिक्स। और जो बाह्य दल है उसको सीधा बोलते हैं सेपल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेपल, और इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। फिर जो दल है, दल, इसके ग्रुप को यानी कि पूरे चक्कर को दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दल पुंज। दल को अंग्रेजी में बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं बेटा, पेटल। ठीक है, और पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, दल पुंज। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पूरे दल पुंज को कोरोला।
कोरोला। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं आवश्यक अंग। आवश्यक अंग अभी हमने नामांकित भी नहीं किए, समझना आप। इसमें आवश्यक अंग होता है नंबर 1 उमंग। क्या है बेटा? उमंग। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, ये नर जनन अंग है। क्या है बेटा? ये नर जनन अंग है। ये है नर जनन अंग, नर जनन अंग है। ठीक है बेटा, इसके एक पूरे अगर एक से ज्यादा तो सबको मिला के तो बोलते हैं पुमंग, लेकिन एक अकेले को बोलते हैं पुंकेसर। तो लिख सकते हैं इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं बेटा? पुंकेसर बोलते हैं। देखो मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, आप साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे रहे, लिखते रहे। इसके एक इकाई को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं बेटा? पुंकेसर। एक इकाई को बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, और अब इसके बाद में अगले एंथर, पुंकेसर को एंथर भी कहते हैं, ध्यान रखना, एंथर। ठीक है, एक इकाई को पुंकेसर या एंथर कहते हैं। और जो दूसरा आवश्यक अंग है वो है जायांग। क्या है बेटा? जायांग। ये जो जायांग है, ये जायांग जो है ये क्या है? इसको अंग्रेजी में तो कहते हैं गाइनोशियम। ठीक है बेटा, इसकी एक इकाई को बोलते हैं, ये पहले तो ये क्या है? ये मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग। गाइनोशियम क्या है? मादा जनन अंग है। और इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं बेटा? एक इकाई को अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंडप कहते हैं। अंडप या कार्पल कहते हैं। अंडप या कार्पल कहते हैं। पुष्प जो है, पुष्प के दो भाग होंगे, आवश्यक अंग और सहायक अंग। आवश्यक अंग वो है जो पुष्प का मुख्य कार्य करेंगे, यानी कि लैंगिक जनन करेंगे। लैंगिक जनन क्या है अभी बात करेंगे हम, इसी आज के लेक्चर में बात करेंगे, है ना। पुष्प के आवश्यक अंग वो है जो लैंगिक जनन करेंगे, और सहायक अंग वो है जो लैंगिक जनन करने में उनको मदद करेंगे। भाई जो मुख्य जो काम कर रहे हैं उसकी हेल्प कर रहे हैं, जो मदद करने वाले उनको बोलेंगे सहायक अंग। तो सहायक अंग के अंदर कौन आएंगे? दल और बाह्य दल और दल। सॉरी, ये प्रोटेक्शन का भी कार्य करते हैं, सुरक्षा का भी कार्य करते हैं। इसके साथ साथ इनका जो मुख्य कार्य है क्या करना है? लैंगिक जनन या निषेचन, उसमें ये हेल्प भी करते हैं। कैसे करते हैं वो आगे पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाह्य दल सबसे बाहर की ओर बाह्य दल होता है फ्लोर के अंदर, पुष्प के अंदर सबसे बाहर की ओर बाह्य दल होता है। क्या होता है? सबसे बाहर की ओर बाह्य दल, फिर दल होता है। फिर उसके अंदर अंदर क्या होगा? बाह्य दल और दल के अंदर क्या होगा? एक तो होगा पुमंग और जायांग। पुमंग नर युग्मक और जायांग मादा युग्मक। तो देखो पुमंग किस कहाँ है हमारा यहाँ पे, आप समझना इसको। जो ये वाला पोर्शन है ना बेटा, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को ले रहा हूँ, इसको बोलते हैं पुमंग। पुमंग या इसको एंथर भी कहते हैं, या पुंकेसर के। एक अकेला है तो पुंकेसर, और ये सबको मिलाकर पुमंग कहेंगे। अकेले को बोलेंगे पुंकेसर, अकेले को क्या बोलेंगे? पुंकेसर। इसको मैं बाहर लेके इसकी संरचना बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर ग्रुप ऑफ पुंकेसर या पुंकेसर का समूह को क्या कहते हैं बेटा? हमने अभी बात की है, पुमंग कहते हैं। पुमंग ग्रुप, पूरे पूरे समूह, पुंकेसर के समूह को पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नर जनन तंत्र है, नर जनन सिस्टम में पुंकेसर है। ठीक है, अब इस पुंकेसर की अगर हम संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये क्या है? एक पुंकेसर की फोटो है। पुंकेसर कुछ हमें इस प्रकार दिखेगा। इसके अंदर ये नीचे को एक जो लंबी डंडी समान संरचना होती है, डंडी समान, इसे पूतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पूतंतु कहते हैं। और ये जो पूतंतु होते हैं ना बेटा, ये बंधी होती है। कैसी होती है? बंधी होती है, स्टेराइल होती है, बांझ होती है, बंधी होती है।
इसके अंदर किसी प्रकार का कोई युग्मक नहीं बनता। इसका खाली जो है, ये जो युग्मक वगैरह बन रहा है, उसको जो भी उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार उसको सप्लाई करने का वो उसका रहता है कार्य, बाकी ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। इसको सपोर्ट करना, जो परागकण बन रहे हैं उनको सपोर्ट करना बनने में, वो इसका कार्य रहता है ना बेटा। अब जो ये पूतंतु हैं, इसके भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि इसके पूतंतु जो है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन, नीचे डंडी को पूतंतु, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं परागकोश। परागकोश या एंथर कहेंगे, एंथर इसको कहते हैं बेटा, ध्यान रखना। परागकोश या इसको बोलेंगे एंथर, इसको बोलेंगे एंथर बोलेंगे। ठीक है, ये जो परागकोश या जो एंथर हैं, इसी के अंदर पराग कणों का निर्माण होगा, ध्यान रखना। पुंकेसर को ही एंथर, पुंकेसर जो है, पुंकेसर के जो परागकोश है उसको एंथर बोलेंगे। और इसका जो ये वाला जो सिरा है जो परागकोश से जुड़ा हुआ है, ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कि पूतंतु के कौन से सिरे से परागकोश जुड़ा रहता है, तो इसको बोलते हैं डिस्टल एंड। उसमें आंसर लिखा होता है डिस्टल एंड, या हिंदी में कहें तो दूरस्थ सिरा। दूरस्थ, डिस्टल एंड या हिंदी में दूरस्थ सिरा। कौन सा? दूरस्थ एंड या दूरस्थ सिरा, और इसको बोलते हैं निकटस्थ या प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल या निकटस्थ एंड। ठीक है, सिर्फ ये दो नाम याद रखना है आपको, ये और ये वाला नाम, दो नाम याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी बांझ होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर जैसा होता है, लंबा लंबा होता है, और पुंकेसर को हेल्प करता है, परागकोश को हेल्प करता है। ठीक है ना। अब सुनना आगे, ये जो परागकोश है, इसकी अगर बात करें, परागकोश कैसा है? परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होगा। परागकोश के अंदर क्या होगा? परागकणों का निर्माण होगा। ठीक है, अब मादा वाले की बात करते हैं हम, मादा की बात करते हैं। चलो एक मिनट, आप देखो, ये जो है ना, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर ये परागकोश है, ये नीचे पूतंतु है, पूतंतु कहते हैं, ये तंतु डायंटल कहते हैं, पूतंतु। ठीक है, इस पूतंतु का ये डिस्टल एंड, ये प्रोक्सिमल एंड। ठीक है, अगर मैं इसका यहाँ से टीएस काटूं, जैसे ये कोई है, इसका अगर मैं ऐसे इस प्रकार अगर मैं काटूंगा तो इसे बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। कैसे काटेंगे? इस प्रकार, उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। और ऐसे काटूंगा तो बोलेंगे लंबवत काट। अनुप्रस्थ काट को टीएस लिखते हैं सामने, तो क्या लिखते हैं? टीएस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टीएस लिखते हैं। तो इसका अगर मैं अनुप्रस्थ काट काटूंगा तो ऐसे कैसे, ये पूतंतु है, सॉरी परागकोश से, इसका अगर मैं अनुप्रस्थ काट काटूंगा तो ऊपर से मुझे देखने पर, परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु दानियां दिखाई देती है। कितनी? 4 लघु बीजाणु दानियां दिखती है। पर ये सिलेंड्रिकल, आप देखो इस डायग्राम को ध्यान से, अगर आप देखना चाहो ना तो इस डायग्राम को देखो, ऊपर से देखो तो गोल गोल दिखेगी, पर नीचे से देखोगे तो सिलेंड्रिकल है। तो इसमें 4 सिलेंड्रिकल लघु बीजाणु दानी भी होती है। आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो आप सिर्फ इतना सा डायग्राम ही देखें। ठीक है, इसका डायग्राम अंदर का कुछ, पुंकेसर के अंदर कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है। अब हम बात करेंगे, इस पुंकेसर के अंदर कुछ इस प्रकार के परागकण बनते हैं। इस पुंकेसर के अंदर क्या होता है? इस प्रकार के कुछ परागकण बनते हैं, आप देखो तो इस प्रकार के। इसकी सबकी डिटेल पढ़ने वाले हैं, आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले स्त्री केसर की। हमने बात की तो जायंग, क्या स्त्री केसर, जायंग। देखो जायंग जो है, इसको मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। इसको मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको स्त्री केसर भी बोलते हैं। स्त्री केसर है ना, स्त्री केसर, पिस्टल या कार्पर, या कार्पर, ये सब इसी के नाम है। इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर हम पिस्टल या कार्पर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, वैसे तो ये है क्या, पहले ये क्या चीज है आप लिखे, पुष्प में मादा जननांग को जायंग कहते हैं। क्या लिखेंगे? पुष्प में मादा जननांग, मादा, लिख दिया, ऐसे लिखते हैं, मादा, फीमेल, ऐसे लिखते हैं बेटा, जननांग को। ठीक है, पुष्प में मादा जननांग है, या पुष्प में मादा जननांग को जायंग कहते हैं। इसका अगर संरचना हम देखें तो ऊपर से कुछ ऐसे फूली हुई संरचना रहती है, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, फिर पतली लंबी नलिका ऐसी रचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं, अभी लिख देंगे सबका नाम। और नीचे जो है फूली हुई संरचना होती है जिससे अंडाशय कहते हैं बेटा। इस अंडाशय में अंडा प्रेस ओव्यूल रह सकता है। तो यहाँ पर ये थैलेमस,
थैलेमस के ऊपर लगा होता है। ये सबसे ऊपर क्या है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, जहां पर परागकण आकर गिरता है, परागकण इसी के ऊपर आकर गिरता है, इसलिए इसको स्टिग्मा भी कहते हैं। इसको स्टिग्मा भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये जो पतली लंबी जैसी नलकी होती है इसको बोलते हैं वर्तिका। इसके अंदर परागकण से निकलने वाली पराग नलिका वृद्धि करती हुई जाती है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और जो सबसे नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं बेटा? अंडाशय बोलते हैं। तो ओवेरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ओवेरी। ये क्या है? पिस्टल बोल दो, कार्पेट बोल दो, है ना। मादा जननांग है। इसके अंदर क्या बनेंगे? एग बनेगा। एग बनेगा जो कि फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा? आगे बीज बनाएगा। और ये जो अंडाशय है ना बेटा, ये अंडाशय ही पूरा आगे जाके फल बनाता है। आगे पढ़ेंगे हम, इसी से फल बनते हैं। ये अंडाशय फल के अंदर कन्वर्ट होता है, फल के अंदर परिवर्तित होता है, और जो अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं। ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। अब सुनो, इससे जुड़ी कुछ और जानकारी आप ले लो, यहीं ले लो ताकि आपको समझ में आए। ये जो जायांग है, इस जायांग के अंदर, ये जो जायांग है, इस जायांग के अंदर या तो एक अंडक हो सकता है, एक अंडक, या एक से अधिक भी हो सकते हैं, या अधिक हो सकते हैं। जी सी बात है, या तो एक होगा या एक से अधिक होगा। अगर एक हुआ तब इसको बोलेंगे एक अंडप्पी जायांग। क्या बोलेंगे बेटा? एक अंडप्पी जायांग। इसको आगे दोबारा पढ़ने वाला है डिटेल में, एक अंडप्पी जायांग। आप ये मत सोचना यहाँ तो सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको, ये पुष्प है क्या, पुष्प क्या चीज है क्या नहीं है, आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको पूरी डिटेल में, सेक्शन कटिंग करके, और क्या प्रक्रिया कैसे होती है सब कुछ देखने वाला है। और अगर एक से अधिक है तब क्या कहेंगे? बहु। एक से ज्यादा है तो बहु। एक है तो एक अंडप्पी, एक से अधिक है तो बहुअंडप्पी जायांग। क्या कह देंगे? बहुअंडप्पी जायांग। अब अगर बहु बहुत सारे हैं तो या तो वो आपस में चिपके हुए होंगे या अलग अलग होंगे, सीधी सी बात है। बहुत सारे तो क्या होगा? या तो चिपके हुए होंगे या अलग अलग होंगे। तो लिखो, बहुत सारे हैं आपस में जुड़े हुए होंगे, या तो कैसे होंगे? जुड़े हुए या अलग अलग होंगे। या तो जुड़े हुए होंगे या लिखो अलग अलग होंगे, फ्री होंगे, अलग अलग होंगे, फ्री होंगे। अगर जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे युक्तांडपी। क्या बोलते हैं? युक्तांडपी, युक्तांडपी। और अगर फ्री, युक्तांडपी को अंग्रेजी का शब्द भी लिख दो साथ में, सिनकार्पस बोलते हैं, सिनकार्पस। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है बेटा? सिनकार्पस युक्तांडपी कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? तो ये हिबिस्कस के अंदर देखने को अंदर मिलती है। किसके अंदर देखने को मिलती है? हिबिस्कस, जिसको चाइना रोज कहते हैं बेटा। चाइना रोज आरबीएससी वालों के है, कोर्स में भी है, सिलेबस में भी है, प्रैक्टिकल सिलेबस में है चाइना रोज, ठीक है। और जो अगर फ्री है तो क्या होगा? अगर फ्री है तो क्या होगा? इसका दूसरा नाम चेंज हो जाएगा, इसको बोल देंगे व्युक्तांडपी। जुड़े हुए तो युक्ता, और अलग अलग है तो व्युक्तांडपी, व्युक्तांडपी। अलग अलग है तो क्या बोलेंगे? व्युक्तांडपी। एग्जाम्पल लिख दो इसका भी, लोटस या रोज के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो हमने इसमें अंदर क्या देखा अभी तक? सुनना, हमने बात की जायांग, स्त्रीकेसर, मेगास्पोरो स्पोरेंजियम या पिस्टल या कार्पल, मादा जननांग को कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। सबसे नीचे अंडाशय, बीच में वर्तिका, ऊपर वर्तिकाग्र। तीन भाग होंगे, नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय, ऊपर वर्तिका और ऊपर वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण आके गिरता है, ठीक है। अंडाशय के अंदर ओव्यूल रहते हैं जिसमें एग बनेगा और जो बीज बनाएगा आगे जाके, या एग बनेगा, और अंडाशय जो है फल में परिवर्तित होगा। अब ये अंडप जो होते हैं, इसके अंदर जो अंडप होते हैं वो अंडप या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। एक अंडप होगा तो एक अंडपी बोलेंगे, एक से ज्यादा होंगे तो इसे बोलेंगे बहुअंडपी। एक से ज्यादा तो बहुअंडपी। अगर एक से ज्यादा है तो वो आपस में मिलजुल के भी रह सकते हैं और अलग अलग भी रह सकते हैं। अगर अलग अलग हैं तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अलग अलग हुए हैं तो युक्तांडपी। क्या बोलेंगे? युक्तांडपी। तो सब आपस में मिलकर रहते हैं तो बोलते हैं युक्तांडपी। क्या बोलते हैं? युक्तांडपी। युक्तांडपी को एपोकार्पस कहते हैं और युक्तांडपी को सिनकार्पस कहता है। युक्तांडपी को भी अंग्रेजी का शब्द लिख लो, आपने नहीं लिखा तो एपोकार्पस। युक्तांडपी एपोकार्पस, जैसे लोटस में है, रोज में। अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें, डायग्राम से, तो देखो आपको डायग्राम कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये देखो, ये रहा आपका अंडाशय,
ठीक है, ये वर्तिकाग्र, ठीक है, ये अकेला। अब अगर ये मान लो ये बहुत सारे हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, ये सारे जुड़े हुए अंडप हैं, अंडप जुड़े हुए हैं, तब इसको बोलेंगे युक्त अंडपी। और ये अंडप अलग अलग है, देखो ये अलग अलग है, अलग अलग तो बोलेंगे व्युक्त अंडपी। क्या बोलेंगे? व्युक्त अंडपी, इस तरीके से बोलेंगे। और जुड़े हुए हैं तो युक्त अंडपी, इस तरीके से कहेंगे। अब अगर मैं इस अंडाशय का टीएस काटूं, अंडाशय इसको यहाँ से टीएस काटूं, कोई चीज ऐसे टीएस काटते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसके अंदर ये देखिए प्रकोष्ठ, इस प्रकोष्ठ के अंदर ये आपको यहाँ पे ओव्यूल देखने को मिलेंगे, ये ओव्यूल देखने को मिलेंगे। तो कुछ हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। पुष्प, पुष्प के बारे में हमने बात की, पुष्प की संरचना के बारे में बात की, है ना। पुष्प के बाह्य दल, फिर पुंकेसर, फिर स्त्री केसर। स्त्री केसर के अंदर 3 भाग, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। स्त्री केसर अकेला भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। ग्रुप में तो आपस में चिपका हुआ हो सकता है, तो युक्त अंडापी, सब अलग अलग, तो युक्त अंडापी। बात समझ में आई क्या? अब समझो आगे, कुछ हम फूल का ही समझ रहे हैं, पुष्प के बारे में ही समझ रहे हैं। तो पुष्प में कुछ अलग और भी आपको पुष्प में आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे लिखता हूँ, पुष्प से संबंधित सारी डिटेल हम यही समझेंगे। आगे आगे इतना डिटेल में नहीं समझेंगे। पुष्प जो हैं या तो खुले हुए हो सकते हैं या बंद हो सकते हैं। खुले हुए पुष्प भी आपको देखने को मिल सकते हैं, या पुष्प बंद प्रकार के पुष्प भी देखने को मिल सकते हैं। खुले का मतलब ये है कि इसके सारे अंग, मतलब एंड्रोसियम मतलब जायांग है, और पुमंग, पुमंग और जायांग बाहर दिखते हैं तो खुले, और अगर बाहर नहीं दिख रहे हैं, अंदर पत्तों के अंदर बंद हैं, तो उसे बंद कहेंगे। और अगर ऐसे बाहर दिख रहे हैं तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है, कैज्मोगेमस। कौन सा शब्द यूज होता है? ये अंग्रेजी में ही याद कर लेना बेटा, कैज्मोगेमस। और अगर वो बंद हैं तो क्लिस्टोगेमस। ये शब्द डायरेक्ट ही आता है बेटा, क्लिस्टोगेमस। ठीक है, नॉर्मली हम परागन में दोबारा पढ़ेंगे। जो खुले हैं इसमें पर परागन होगा, परागन में इन फूल को दोबारा पढ़ने वाले हैं, और जो बंद हैं उसके अंदर 100 परागन होगा। ठीक है, इसके अलावा हम पुष्प के कुछ प्रकार और भी देखने वाले हैं। एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, पिनओइड पुष्प। पिनओइड, ई फॉर इमली, पिनओइड पुष्प। और एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, थ्रम ओइड पुष्प। देखो क्या होता है समझना, पिनओइड पुष्प के अंदर वर्तिका लंबी होगी, वर्तिका लंबी होगी, और पुंकेसर छोटे होंगे, बिल्कुल छोटे होते हैं, बिल्कुल पुंकेसर छोटे होते हैं, वर्तिका लंबी होती है। और थ्रमोइड के अंदर जस्ट उल्टा, यहाँ वर्तिका लंबी थी, यहाँ वर्तिका छोटी होगी। यहाँ पुंकेसर छोटे थे तो पुंकेसर लंबे होंगे। तो लिख लो आप वर्तिका, वर्तिका बेटा गलत, वर्तिका छोटी एंड पुंकेसर लंबे। इस प्रकार के शब्द भी आपको पुष्प में देखने को मिलेंगे, पुंकेसर लंबे। बात समझ में आई कि आपको? ये नॉर्मली ऐसा आपको जो एग्जांपल आप लिखना चाहें इसका, तो प्राइमरोज फ्लोवर लिख दो। पुष्प आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना, ये आप चाहो तो मतलब ये नाम भी लिख सकते हो, पिमुला वल्गेरिस। इसके अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो देखो मैंने पुष्प, पुष्प संबंधित सारी चीज मैंने आपको बता दी अभी। पुष्प, पुष्प से रिलेटेड जो शब्द इस चैप्टर के अंदर, जो भी पुष्प से रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा वो बता दिया। तो हमने अभी तक क्या देखा समझना आप, हमने बात की थी कि हम जो है नीट 26 प्लस क्लास 12 का पढ़ेंगे और चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हमने फ्लोर देखा था। फ्लोर के अंदर हमने बात यही की थी कि जो पुष्प जो है सबसे पहले एल्गी आई थी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, लास्ट में एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी। आवर्तबीजी में ही पुष्प बनते हैं, दूसरों में किसी में पुष्प नहीं बनते। ठीक है,
और पुष्प जो होता है, पुष्प में सबसे बाहर की ओर बाह्य दल होता है, फिर अंदर दल होंगे, दल कलरफुल होंगे, बाह्य दल सामान्यतः हरे कलर के होते हैं, दल अलग अलग कलर के होते हैं। फिर उसके अंदर जो है ये जो पुमंग होंगे बहुत सारे, और ये अंदर जो है ये स्त्री केसर या जायंग होगा, ये जायंग होगा, है ना। पुमंग बाह्य दल और दल जो है ये सहायक अंग आता है, पुमंग और जायंग जो है मुख्य अंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि पुंकेसर की संरचना देखी थी। पुंकेसर के बारे में थोड़ा सा देखा था कि ऊपर की ओर परागकोश, नीचे की ओर पूतंतु के डिस्टल एंड से परागकोश जुड़े होते हैं, और जो परागकोश होता है उसका कुछ इस प्रकार डायग्राम दिखाई देता है, जो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। परागकण, फिर परागकोश के अंदर कुछ इस प्रकार के परागकण देखने को मिलते हैं, इसके बारे में भी अगली क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद जायंग की बात करें तो जायंग में हमने बात की थी, इसके 3 भाग होते हैं, ऊपर की ओर वर्तिकाग्र, वर्तिका और लास्ट में अंडाशय। अंडाशय के अंदर ओव्यूल होते हैं, अंडप होते हैं, ओव्यूल होते हैं बेटा, अंडाशय के अंदर ओव्यूल होते हैं, अंडप होते हैं, है ना बेटा। तो ओव्यूल होते हैं, ये इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। अगर संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, तब इसको आपस में चिपके हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर आपस में चिपके हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे युक्तांडपी, अलग अलग तो युक्तांडपी, ये देखा था हमने। उसके बाद इसका कुछ स्ट्रक्चर, अगर अंडाशय का टीएस काटे कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। उसके बाद हमने बात की पुष्प खुले भी हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं। खुले है तो उसे कैस्मोगेमस कहेंगे, और बंद है तो उसे क्लिस्टोगेमस कहेंगे। जो बंद है उसमें स्वपरागन होता है, जो खुला उसमें परपरागन होता है। इसके अलावा फूल, कुछ फूल और भी फूलों के नाम हमें देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी आपकी बुक के अंदर। पिनोइड पुष्प, थर्मोइड पुष्प, तो वहां आप कंफ्यूज ना हो इसलिए वो टर्म यही ले लिया हमने। पिनोइड पुष्प मतलब ऐसे पुष्प जिसमें वर्तिका की लंबाई तो ज्यादा और पुंकेसर पास में छोटे छोटे हो, ठीक है। थर्मोइड में क्या होगा, वर्तिका तो होगी छोटी, पुंकेसर होंगे लंबे। ऐसा स्वपरागन को रोककर परपरागन कराने के लिए पौधे करते हैं। एग्जाम्पल हमने प्राइमरोज इसका देखा है, बात की है उसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन। पुष्प, पुष्प है क्या, पुष्प क्या है, पादपों में लैंगिक जनन करने का स्थान पुष्प है। पुष्प क्या है, पादपों में लैंगिक प्रजनन करने का स्थान ही पुष्प है। तो देखो लैंगिक जनन क्या करते हैं, ये लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन का स्थान है। तो बेटा जनन क्या है, सबसे पहले बात करें जनन। जनन जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की विधि, जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की विधि ही क्या है, जनन है। जनन मुख्य रूप से, वैसे तो 3 प्रकार का होता है, पर आपके 12 तक 2 प्रकार का ही पढ़ाया जाता है। जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक एंड अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ट्वेल्थ के बाद जो है इसको 3 भागों में बांट देंगे, अलैंगिक को 2 भागों में तोड़ देंगे, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, और तीसरा लैंगिक जनन रह जाएगा। पहला कौन सा होगा, कायिक जनन, दूसरा होगा अलैंगिक जनन, तीसरा होगा लैंगिक जनन। कायिक जनन मतलब शरीर के किसी भाग से टूटकर नया जीव बनना, अलैंगिक जनन मतलब बीज बनना, स्पोर बनना, अगुणित स्पोर बनना, और लैंगिक जनन में द्विगुणित स्पोर बनता है, ऐसा रहेगा। तो अलैंगिक जनन के अंदर एक अकेला जीव क्या होता है, एक अकेला जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न कर सकता है, और इसके अंदर लैंगिक जनन के अंदर 2 जीव चाहिए होंगे नई संतति उत्पन्न करने के लिए, 2 जीव चाहिए होंगे लैंगिक जनन के अंदर। तो हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब लैंगिक जनन के अंदर 2 जीव, जिसके अंदर एक नर युग्मक बनेगा, लैंगिक जनन के होंगे 2 बनेंगे, एक नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक, और ये नर युग्मक किससे मिलेगा, ये मिलेगा मादा युग्मक से, मादा युग्मक से। नर युग्मक मादा युग्मक से मिलने से हो जाएगा निषेचन। पढ़ेंगे डिटेल में सब, टेंशन फ्री रहो, ये तो इंट्रोडक्शन है। निषेचन आगे क्लास है, निषेचन, निषेचन से नया संतति बन जाएगी, ये पढ़ने वाला है। तो इसके क्या फायदे, सबसे एडवांस कौन सा है, लैंगिक जनन एडवांस है। क्यों एडवांस है, पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, क्यों एडवांस है पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। पूरी क्लास होने वाली है, पूरा चैप्टर होने वाला है कंटिन्यू, पूरा चैप्टर होने वाला है कंटिन्यू, लेकिन आज के लिए यहीं रोकेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बांटें, शेयर करें, ताकि वो भी ये वीडियो देखें, और जितने ज़्यादा व्यू आएंगे वो हमें मोटिवेट करेंगे, तो हम जल्दी जल्दी आपको न्यू और अच्छे तरीके से हम आपको इस चीज़ को, चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।